देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। खबरें तो आपको हर चैनल दिखाता है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं आपके हित की खबर, देशहित की खबर। देखिए, खबरें हर कोई दिखाता है, लेकिन जैसा कि अदिति ने कहा, देश का हित मतलब आपका हित जिन खबरों में छिपा हुआ है वही खबरें आप देखते हैं देशहित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की टॉप 20 बड़ी खबरों पर। बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रपति को कथित चिट्ठी को पूर्व सेना प्रमुख रॉड्रिग्स ने बताया फेक न्यूज। पूर्व एयरफोर्स चीफ एनसी सूरी का भी इंकार। पीएम मोदी को मिलेगा रूस का सर्वोच्च सम्मान। रूस से असाधारण दोस्ती के लिए पुतिन का ऐलान। मोदी ने भी कहा शुक्रिया दोस्त। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा राहुल के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई। चौकीदार चोर है के खिलाफ मीनाक्षी लेखी की अर्जी। अहमदनगर की चुनावी रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर वार। कहा अलग कश्मीर की बात करने वालों के साथ हुए बवाल। कर्नाटक के कोप्पल में पीएम का कांग्रेस जेडीएस का पर हमला। कहा कमीशन ही है विपक्ष का इकलौता मिशन। बीजेपी विधायक भीमा मांडवी की मौत को अमित शाह ने बताया राजनीतिक साजिश। कहा हिम्मत है तो नक्सली हमले की सीबीआई जांच कराए छत्तीसगढ़ सरकार। पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे अमित शाह। 2 दिन तक काशी की 14 सीटों पर होगा मंथन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा गठबंधन। जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान। कांग्रेस ने जारी की 4 उम्मीदवारों की लिस्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ किया गठबंधन। दुष्यंत चौटाला ने कहा हरियाणा की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का योगी आदित्यनाथ पर हमला। अली बजरंग बली के नाम पर माहौल खराब करने का आरोप। बजरंग अली के नारे लगवाए। 2019 चुनाव में मेनका गांधी ने भी हिंदू मुस्लिम पर दिया बयान। कहा मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो भी जीतूंगी, देंगे तो अच्छा लगेगा। मायावती का बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी और प्रशासनिक धांधली का आरोप। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग से कड़े कदम उठाने की मांग। मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके कृष्णा तीरथ ने फिर थामा कांग्रेस का हाथ। 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुई थी शामिल। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का सभी पार्टियों को बड़ा निर्देश। 30 मई तक चुनाव आयोग को बताएं किससे मिला कितना पैसा। ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस। कस्टम अधिकारियों से पुलिस की जाब्ती पर सवाल। जेट एयरवेज के आर्थिक संकट पर पीएमओ ने बुलाई आपात बैठक। हालात का हल निकालने पर होगी चर्चा। जेट ने बंद की हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार एफआईआर विवाद में सीबीआई ने हाईकोर्ट से मांगा और वक्त। कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है। 23 अप्रैल को अगली सुनवाई। हरियाणा के करनाल में पुलिस का छात्रों पर लाठीचार्ज। साथी की मौत के बाद छात्रों का हंगामा। पुलिस पर किया पथराव। अब आप एक संकल्प लीजिए। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। 50 सेकंड में मोदी की 10 कसम। सब बोलेंगे भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंक पर आखिरी वार। तो देशहित में आज के 5 बड़े सवाल। मायावती बोल रही हैं कि बीजेपी ईवीएम की धांधली से चुनाव जीतना चाहती है। चौकीदार को वोट तो ईवीएम में दिखा खोट। यह है देशहित की पहली खबर आज। दूसरी खबर जुड़ी है सेना पर हो रही राजनीति की। राष्ट्रपति को पूर्व सैनिकों की कथित चिट्ठी। इसी से जुड़ा हमारा सवाल कि पहले सेना से सबूत, अब सेना पर ही कांग्रेस का है ये नया झूठ। सेना पर जुड़ी हो रही सियासत की कोशिश पर पूरे डिटेल्स 8:07 पर। पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है और मिशन शक्ति पर अमेरिका साथ खड़ा हुआ है भारत के। तो देश के बाद क्या दुनिया में भी चौकीदार की लहर है? 8:25 पर देखिए पूरी खबर।
चौथी खबर अलीगढ़ से आई। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल की चुनावी रैली के बाद सवाल ये खड़ा है कि गठबंधन से नहीं खुलेगा अलीगढ़ का क्या सियासी ताला। 8:15 पर पूरे डिटेल्स। और वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बोल रही हैं कि फिर पीएम बनकर आए मोदी। तो मोदी के नाम पर मुस्लिमों को डराने की साजिश क्या फेल हो गई है? 8:40 पर वाराणसी से स्पेशल रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे। तो आज पीएम मोदी ने 3 रैलियां की। सुबह महाराष्ट्र के अहमदनगर में, फिर कर्नाटक के कोप्पल में और अब केरल के कोझिकोड में पीएम मोदी की रैली चल रही है। तीनों ही जगह प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की भ्रष्ट संस्कृति पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि एक तरफ महामिलावटी खोखले वादे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के बुलंद इरादे हैं। पीएम मोदी ने आतंक पर कांग्रेस की सॉफ्ट पॉलिसी पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में कभी पुणे तो कभी मुंबई में धमाके। शुक्रवार को कौन से सियासी बयानों को हमने सुर्खियों में देखा, पूरी खबर आपको बताते हैं। तो पीएम मोदी ने कहा कि देश तय करे कि ईमानदार चौकीदार चाहिए या भ्रष्टाचारी नामदार चाहिए। और वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बीजेपी ईवीएम में धांधली से चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी एक्शन में बोले, बीजेपी कश्मीर से देश को किसी भी कीमत पर अलग होने नहीं देगी। और कांग्रेस ने कहा बीजेपी सेना के नाम पर सियासी फायदा उठा रही है। बीजेपी ये भी कह रही है कि लोगों की सहमति के बिना ही झूठ फैलाया जा रहा है। भारत माता की। क्या 2019 में मोदी के लिए बहुत बड़ी लहर चल रही है? क्या जनता मोदी को 2014 से भी ज्यादा सीटें देने जा रही है? क्या वजह है कि पहले राउंड की वोटिंग के बाद ही मायावती को ईवीएम में गड़बड़ी का डर लग रहा है? बीएसपी अध्यक्ष का ये ट्वीट देखिए। सत्ताधारी बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में आम जनता द्वारा बुरी तरह से नकारे जाने का ही परिणाम है कि अब बीजेपी वोट से नहीं बल्कि नोटों से, ईवीएम की धांधली से, पुलिस प्रशासन तंत्र के दुरुपयोग से, ईवीएम में चुनाव कर्मचारियों से ही बटन दबाकर आदि धांधलियों से चुनाव जीतना चाहती है। आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। एक तरफ महामिलावट की खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही निकलता है और यही वजह है कि यूपी में मोदी को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। मायावती, अखिलेश यादव, अजीत सिंह का गठबंधन, कुछ सीटों पर कांग्रेस के साथ सांठगांठ और उम्मीदवार न उतारने की रणनीति। चुनाव से ठीक पहले कोलकाता में ममता की रैली के मंच पर जुटी तमाम पार्टियां चुनाव में मोदी के खिलाफ बिना किसी नीति और सिद्धांत के एकजुट हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष को भी मोदी की लहर का अंदाजा है? देश पूरा देख रहा है कांग्रेस की असलियत को और मुझे लगता है 23 मई का सबको इंतजार हो। ये जन सैलाब इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अमेठी से प्रारंभ होने जा रहा है। क्रिकेट के मैदान से सियासत के रण में उतरने वाले गौतम गंभीर को भी लगता है कि इस बार मोदी की सुनामी चल रही है। 2014 में लहर थी, 2019 में सुनामी है, प्लस उन्नति है, प्लस डेवलपमेंट है, प्लस जिस तरीके से 5 साल में इस देश में काम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं कैसे पीएम मोदी अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों को न सिर्फ पहचानते हैं बल्कि उनसे मुलाकात करके उन्हें सम्मान भी देते हैं। आज अहमदनगर में ऐसी एक तस्वीर दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन दिलीप सिंह ठाकुर से मुलाकात की जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने तक नंगे पैर रहने का प्रण कर लिया है। दिलीप सिंह ठाकुर ने 2014 में भी मोदी के पीएम बनने तक नंगे पैर रहने का प्रण किया था।
और क्या पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस को इस बात का अंदेशा हो गया है कि उसे उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं? हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब किसी भी तरीके से 2019 जीतने को लेकर बौखला गई। दरअसल आज पूर्व सैनिकों के नाम पर, जी हाँ सही सुने, पूर्व सैनिकों के नाम पर एक ऐसी चिट्ठी को राष्ट्रपति के पास पहुंचाने की बात कह दी गई जो राष्ट्रपति भवन को मिली ही नहीं। कांग्रेस ने ये कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने को मजबूर हो गए क्योंकि बीजेपी वीर सैनिकों को राजनीति में घसीट रही। बीजेपी ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया, ये देखिए। पहले मांगा सबूत, अब सेना के नाम पर झूठ। सियासत के लिए सेना के कंधे पर बंदूक। चिट्ठी जो लिखी नहीं गई, पूर्व सैनिक जिन्होंने दस्तखत किए नहीं, मुहिम जो चली नहीं, झूठ जो फैलाया गया। पूर्व सैनिकों के नाम से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे जाने का दावा किया गया। चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, लेकिन सबसे पहले आप कथित चिट्ठी में लिखा नाम देखिए। रिटायर्ड जनरल SF रॉड्रिक्स का नाम, जो देश के सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका नाम चिट्ठी में कहां से आया। There is nothing new with what they publicize as fake news. Presumably, then you sell all this as a big scoop. पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। चिट्ठी में 3 पूर्व जनरल के दस्तखतों का दावा किया गया है। चिट्ठी में कुल 156 पूर्व सैनिकों के दस्तखत का दावा। वायरल चिट्ठी में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है। सेना के नाम पर सियासत को लेकर कथित चिट्ठी में पूर्व सैनिकों को नाराज बताया गया। चुनाव में सेना और सैनिकों की वर्दी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने ऐसी किसी भी चिट्ठी मिलने से इनकार किया है। It is very worrying that if people's consent are not even being taken and fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups. बहुत सारे आर्मी का जो चीफ भी था, वो लोगों ने भी अपील किया है कि ऐसा जो हो रहा है सेना को लेकर, सेना को नाम पर, एक ठीक नहीं है। हम लोग इसको कंडेम करता है, मैं उसका साथ में हूँ। चिट्ठी में पूर्व वायुसेना प्रमुख NC सूरी का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि खत के लिए मेरी सहमति नहीं ली गई। चिट्ठी में जो कुछ लिखा है मैं उससे सहमत नहीं। हमारी राय को गलत ढंग से पेश किया गया। अब सवाल ये है कि क्या पूर्व सैनिकों की सहमति लिए बिना किसी राजनीतिक दल के इशारे पर फर्जी झूठ फैलाया जा रहा है? क्या कांग्रेस झूठी और मनगढ़ंत कहानियों की फैक्ट्री बन गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख रहे हैं आप, कांग्रेस लगातार ऐसा काम कर रही है मानो वो फेक न्यूज फैक्ट्री की तरह काम कर रही है। सेना की फर्जी चिट्ठी को कांग्रेस ने ट्वीट किया और बाद में यही चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि बीजेपी वीर सैनिकों के साथ राजनीति करती है। ये भी कहा कि बीजेपी बार बार सैनिकों पर सियासत कर रही है। दावा ये भी कि करगिल युद्ध के बाद भी बीजेपी ने ऐसा किया था और कांग्रेस के मुताबिक इसी सियासत की वजह से पूर्व सैनिक राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने को मजबूर हुए। अब इस मामले में बड़ी बात यह भी हो जाती है कि राष्ट्रपति भवन ने ऐसी किसी चिट्ठी के मिलने से ही इनकार कर दिया। अब कांग्रेस की फेक न्यूज फैक्ट्री का दूसरा उदाहरण आपको दिखाते हैं। राफेल डील को लेकर राहुल लगातार पीएम मोदी पर हमला करते हैं, लेकिन खुद उन्होंने अब तक राफेल लड़ाकू विमान के 5 अलग अलग तरह की कीमतें वो बताते रहे हैं। कभी 428 करोड़, कभी ये बढ़कर 520 करोड़, फिर बढ़कर 540 करोड़ और फिर 700 करोड़ तक कह जाते हैं। और पहले चरण की वोटिंग के बाद बताया ये जा रहा है कि वोटिंग का जो फायदा है वो बीजेपी को मिल सकता है। ऐसा कहने की वजह भी आप जान लीजिए, क्योंकि चुनावी पंडित भी मान रहे हैं कि इस बार बीजेपी के पक्ष में 2014 से भी बड़ी लहर हो सकती है। तो आपको बता देते हैं कि क्यों कह रहे हैं पॉलिटिकल पंडित ऐसा। बीजेपी को चुनाव में 60% से ज्यादा या उसके करीब वोटिंग का फायदा मिला है। पिछले 5 चुनाव में ज्यादा वोटिंग का मतलब बीजेपी को बढ़त के तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन साल 2004 और 2009 में कम वोटिंग से बीजेपी सत्ता से बाहर रही और 2014 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 282 सीटें मिली। और कल पहले चरण में 91 सीटों पर वोटिंग हुई। 20 राज्य जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज थी, वहां पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई।
और जी न्यूज पर हमारी कोशिश इलेक्शन के दौर में आपको चुनावी एक्सपर्ट बनाने की भी है। ऐसा इसलिए हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि खबर को बारीकी से आप तक पहुंचाना, उसका विश्लेषण करना, ये कोशिश हमारी होती है। हमारी कोशिश आपको खबरों के पीछे छिपे मतलब बताने की भी होती है। और इसी कड़ी में सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह का यूपी जीतने का प्लान तैयार है? सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी को निजाम से मुक्ति दिलाकर यूपी की जनता के वोट मिलने का यकीन है? अगर आपको निजाम शब्द का मतलब बताऊं तो आप बेहतर होगा आप इस रिपोर्ट में देखिए। निजाम को मात देंगे शाह। इस निजाम में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम है, जो बिजनौर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इसी साल कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी ने पार्टी से निकाल दिया था। निजाम में अगला नाम है इमरान मसूद का। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। 2014 के चुनाव में पीएम मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी दी थी। सीएम योगी ने इमरान मसूद को आतंकी मसूद अजहर का दामाद बताया था। NIZAM ये निजाम फिर से उत्तर प्रदेश पर राज करेगा और उत्तर प्रदेश की शांति को दंगों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के बयान पर सख्त ऐतराज जताया। इस मुल्क की जो बुनियादें हिलाना चाहते हैं ये लोग, इस मुल्क को के लिए ये खतरा बने हुए हैं। मुझे लगता है इनकी इस किस्म की बातें जो हैं हिंदुस्तान के सेकुलर कल्चर के ऊपर एक अटैक है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या यूपी की जनता योगी राज में अपराध को कम करने के दावे पर वोट करेगी? अभी चुनाव के 6 चरण और बाकी हैं। सवाल का जवाब 23 मई को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उत्तर प्रदेश में मायावती ने गठबंधन की रैली में मुस्लिमों से गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की और उसके बाद शुरू हुई बयानबाजी पर योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बीच जुबानी जंग अब शुरू हो चुकी है। आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अली बनाम बजरंग बली का जवाब आज आजम खान ने क्या कहकर दिया है, देखिए आप। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूँ, बजरंग अली। मेरा तो दीन कमजोर नहीं हुआ। अली और बजरंग एक हैं, बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की गली। पहले अली, फिर बजरंग बली और अब बजरंग अली। यूपी के चुनाव में ये 3 शब्द आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी शुरुआत मायावती के उस भाषण के बाद हुई जब उन्होंने मुसलमानों का नाम लेकर उनसे वोट की अपील की। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती पर करारा हमला किया और अली के मुकाबले बजरंग बली का नारा दे दिया। हालांकि जब चुनाव आयोग से योगी आदित्यनाथ की शिकायत हुई तो उन्होंने उल्टे मायावती को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। कांग्रेस, सपा बसपा या लोकदल ये अगर मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की खुलेआम अपील करें तो वे सेकुलर कहलाते हैं। और यही अपील अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हिंदू मतदाताओं से करे तो कॉम्युनल कहलाई जाएगा। इसके बाद बारी आजम खान की थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सीएम योगी के अली बजरंग बली वाले बयान पर पलटवार किया। आजम खान ने कहा कि बजरंग बली और अली मिलकर बीजेपी की बलि देंगे। अली और बजरंग एक हैं, बजरंग अली, तोड़ दो दुश्मन की गली। आजम खान ने यह भी आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ अली और बजरंग बली के नाम पर माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में किस दल के नेता खुद को पाक साफ कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देश हित में अब बात पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की करेंगे और 30 सेकंड में ये पूरी खबर समझिए। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। आपको बता देते हैं, रूस में मोदी से पहले ये सम्मान चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिला था। इस खबर का पूरा विवरण और विश्लेषण बस थोड़ी देर में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले डिटेल में एक खबर। इस बड़ी खबर में आपको बता दें, अपने देश में पीएम मोदी के उन विरोधियों के मुंह पर जरूर ताला जड़ चुका है जो पिछले 5 साल के दौरान बार बार पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर सवाल उठाते रहे। ऐसे लोगों को शायद ये बात समझनी होगी कि दुनिया में न सिर्फ पीएम मोदी का डंका बज रहा है, बल्कि पूरी दुनिया झुककर नए भारत को सलाम कर रही है। भारत रूस की कूटनीतिक दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन बीते 5 साल में इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसीलिए रूस ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया है। बड़ी खबर सुनिए। रूसी दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व तौर पर आगे बढ़ाया है। इसीलिए उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू अपोस्टल से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जो पिछले 5 साल से जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से जितनी उन्होंने कामयाबी हासिल की है विदेश नीति और विदेश संबंधों के मामले में, वो बिल्कुल ही अद्भुत है, अविश्वसनीय है और मेरे विचार से वैसा कोई उदाहरण इससे पहले नहीं मिल सकता है। देश हित में अब आप इस सबसे बड़ी खबर का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब समझिए। पहला मतलब, रूस में भी पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। दूसरा मतलब, पूरी दुनिया नए भारत को झुककर सलाम कर रही है। तीसरा और सबसे बड़ा मतलब, पीएम मोदी को मिल रहे इस सम्मान से अपने देश में उन लोगों के मुंह पर ताला लग जाएगा जिन्होंने पिछले 5 साल में पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर कई बार सवाल उठाए। वो विजिट्स पर गए हैं तो अवार्ड लेने के लिए तो गए नहीं हैं, वो गए हैं अपने देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं समझता हूं जो वो उसमें बिल्कुल सक्षम रहे हैं। अब इसका 2019 के चुनावों में असर क्या होगा, ये भी समझिए। विरोधी अब मोदी के विदेशी दौरों को कभी मुद्दा नहीं बनाएंगे, और अगर बनाने की भूल करेंगे तो जनता दरबार में मुंह की खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और रूस के बीच कूटनीतिक रिश्ते दशकों से हैं, लेकिन मोदी सरकार में इसे और मजबूती मिली है और इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। ये आंकड़े देखिए। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। 1998 से रूस में दिया जा रहा ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू अपोस्टल, यही प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। मोदी सरकार के 5 साल में और मजबूत हुए हैं रूस से रिश्ते, और पिछले 5 साल का हिसाब किताब देखें तो आपको बता दें, अक्टूबर 2017 में भारत रूस के बीच पहली ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई। मई 2018 में सोची में मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय समिट हुआ। जनवरी 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को आमंत्रित किया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने का न्योता दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ साझी रणनीति पर सहमति बनी। अब मोदी सितंबर 2019 में रूस में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में मुख्य अतिथि के तौर पर, जी हां, चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि मोदी के समर्थन में सिर्फ रूस क्यों, पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। आप इसे दुनिया भर से मिल रहे पीएम मोदी को सम्मान और पुरस्कारों से जोड़कर देख सकते हैं। तो रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को सेंट एंड्रू अवार्ड दिया है। यूएई, आपको याद होगा, हाल ही में जायद मेडल से सम्मानित किया था प्रधानमंत्री को। वहीं साउथ कोरिया ने सियोल शांति पुरस्कार दिया था। 2016 में सऊदी अरब ने देश का सर्वोच्च सम्मान द किंग अब्दुल्ला अजीज साश दिया। यूएन में पीएम मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिल चुका है, और आज अमेरिका ने मिशन शक्ति पर भारत का समर्थन किया है। इसे भी अब आप प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं और देश का सम्मान बढ़ाना समझ सकते हैं। देखिए, पीएम मोदी का जो डंका है वो रूस में तो बज ही रहा है, और मोदी के संसदीय क्षेत्र में डंका बजाने की पूरी तैयारी है। 2019 में फिर से मोदी सरकार की पूरी रणनीति बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देख रहे हैं। और इसीलिए आज देश हित में मिशन 80 के लिए
काशी में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी बड़ी जीत के लिए क्या है शाही रणनीति, क्योंकि अमित शाह वाराणसी पहुंच चुके हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन से पहले एक बार फिर वाराणसी में हैं और अपने 2 दिन के प्रवास के दौरान शाह पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों को आखिरी रूप देंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन का इवेंट ऐतिहासिक हो, इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह काशी में रुककर पूरा इंतजाम देखने वाले हैं। पीएम मोदी के नामांकन कार्यक्रम का असर पूर्वी यूपी के साथ साथ बिहार की कई सीटों पर पड़ेगा, इसलिए ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का नामांकन 2014 से भी भव्य होगा। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह वाराणसी पहुंचे हैं तो 2 दिन के प्रवास के दौरान यहाँ क्या क्या हलचल रहेगी। पीएम मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य नामांकन की तैयारी की है। अमित शाह अपने वाराणसी दौरे में पीएम मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक इवेंट बनाने की तैयारियों को आखिरी रूप देंगे। मोदी के नामांकन के मेगा इवेंट में 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। शाह बीजेपी काशी क्षेत्र की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान की तैयारियों पर भी मंथन करेंगे। बीजेपी की इकाइयों के साथ अलग अलग बैठकें होंगी। पीएम के नामांकन के 14 दिन पहले अमित शाह की वाराणसी में मौजूदगी के मायने यही हैं कि इस बार पीएम मोदी का वाराणसी में नामांकन 2019 चुनाव का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसका असर यूपी के साथ पूरे देश पर पड़ेगा। विशाल पांडे, जी मीडिया। पीएम मोदी वाराणसी में 26 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे और इससे ठीक 14 दिन पहले काशी से ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर बुआ बबुआ गठबंधन को झटका लग सकता है। तो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं काशी की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में उतर आई हैं। नारा क्या लगा रही हैं वो भी आप सुन पा रहे होंगे। साफ साफ कह रही हैं फिर एक बार मोदी सरकार। सब लोग आगे से करिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारा मोदी जी को, मोदी जी। ये वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं हैं। अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं के नारे आपने सुने। हमें उम्मीद है कि आपने इस बैनर पर भी ध्यान दिया होगा। लिखा क्या है पढ़िए। भारत के मुस्लिमों की यही है आवाज, फिर से मोदी सरकार। मोदी जी के समर्थन में काशी के मुस्लिम समुदाय। अब बैनर और नारे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि बनारस की मुस्लिम महिलाओं को मोदी क्यों पसंद है। कि मोदी जी का काम दिख रहा है और वो वाकई हमारे स्वाभिमान को बढ़ावा दे रही हैं और हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं और हमारे अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं सबको समझ रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। और जितनी मुस्लिम महिलाएं थी पहले तो घर के अंदर बंद होकर रहती थी, अब तो मोदी जी की सरकार में मुस्लिम महिलाएं भी बाहर खुली हवा में सांस ले रही हैं। वाराणसी में 84% से ज्यादा हिंदू हैं और करीब 15% आबादी मुस्लिमों की है। मुस्लिम महिलाओं की आबादी करीब 7.5% है। अगर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मोदी को मिला तो यूपी क्या पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे जीत के सपने देखने वाले विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अब विपक्ष को वाराणसी के मुस्लिम महिला हुमा मानू की हुंकार भी सुननी चाहिए। कामयाबी के स्तर पे आपका नाम होगा, दुनिया पे आपका सलाम होगा, एक दिन वक्त आपका गुलाम होगा। दुआ करते हैं माननीय मोदी जी पीएम बनकर आए और एक दिन देख लेना सारी मुस्लिम महिलाओं का उनको सलाम होगा। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी चाहिए और उन्हें लगता है कि ट्रिपल तलाक से आजादी के लिए मोदी का फिर से प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का विवादित बयान सुनाते हैं। ये बयान उन्होंने सुल्तानपुर के मुस्लिम वोटरों के लिए दिया है। इस बयान के 2019 चुनाव में मायने क्या हैं और इस मायने को समझने की कोशिश दरअसल यूपी की जनता भी कर रही है। मैं जीत रही हूँ, मैं
जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने ही दो, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? 2019 की बात हो और हाई प्रोफाइल अमेठी सीट की चर्चा हम ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अमेठी के रण में आज की बड़ी खबर बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी से जुड़ी। तो अमेठी से केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी की उम्मीदवार हैं, आप पहले से ही जानते हैं। टक्कर उनकी हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को घेरने के लिए अब उनकी डिग्री पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है एक नया सीरियल आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी। इसकी ओपनिंग लाइन होगी, क्वालिफिकेशंस के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते नए एफिडेविट्स हैं। कांग्रेस इतने पर ही नहीं रुकी, इसके बाद पीएम मोदी पर व्यंग किया। स्मृति ईरानी ने अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं क्लास के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। एक ऐसा अपमान नहीं, एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं, एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया हो। हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। अब आपको अमेठी के रण में डिग्री पर वार पलटवार की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। असल में स्मृति ईरानी ने गुरुवार को अमेठी से नामांकन दाखिल किया था। स्मृति ईरानी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। हलफनामे के मुताबिक स्मृति ईरानी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पत्राचार में बीकॉम में दाखिला लिया था। 1994 में स्मृति ईरानी फर्स्ट ईयर में थी और 3 साल के इस कोर्स को अभी उन्होंने पूरा नहीं किया है। बस यही जानकारी सामने आने के बाद स्मृति ईरानी पर कांग्रेस के व्यंग बाण तेज हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग हर दिन पहुंचते हैं। यहां जी न्यूज ने लोगों से देश में सरकार किसकी बननी चाहिए, ये सवाल पूछा। तो आपको बता दें कि राज्य कोई भी रहा हो, हर राज्य के नागरिक ने एक सुर में कहा फिर एक बार मोदी सरकार। स्टैचू ऑफ यूनिटी से देश की पुकार। 19 में फिर एक बार देश का चौकीदार। यूपी हो या पंजाब, बंगाल हो या महाराष्ट्र, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए हर राज्य से लोग पहुंचते हैं। कई राज्य के लोगों से जी न्यूज की टीम ने 2019 के चुनावों पर बात की, उनका मन टटोला। 26 सीटों वाले गुजरात से क्या है इन लोगों का मूड, आप भी सुनिए। इस बार 26 सीटें हैं लोकसभा में, क्या आपका अनुमान है? 26 से 26 पूरी आएगी, मोदी का राज है। 26 से 26 पूरी। इस बार तो कह रहे हैं सिंहासन डोल रहा है, आपको नहीं लगता? आएगी पूरी। नहीं, मोदी। 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल के लोगों का मन भी सुनिए। आप तो दीदी के राज्य से हैं। क्या हुआ दीदी के राज्य से, क्या हुआ? दीदी जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, और देश के लिए अभी मोदी चाहिए। 40 सीट वाले बिहार और 48 सीट वाले महाराष्ट्र के लोगों का मिजाज भी समझिए। तो जब वोट देने जाते होंगे तो सोचते होंगे ना प्रधानमंत्री किसको बनाना? प्रधानमंत्री तो हम तो मोदी के पीछे जाने वाले। घर में फिर से बोलो तो हम वही पक्ष का है ना। आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, किस आधार पे वोट देंगे? आधार पे मोदी जो भी कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है। सब अच्छा कर रहा है। है। किसी चीज से नाराजगी नहीं है? नोटबंदी से भी नहीं बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा बाहर का करेंसी तो बंद हो जाएगा ना आने का। इन सभी लोगों का यही कहना है कि राज्य में किसी की भी सरकार हो, लेकिन केंद्र में फिर से मोदी सरकार राष्ट्र हित में जरूरी है। हालांकि स्टैचू ऑफ यूनिटी से फिर से मोदी सरकार के नारे इन राज्यों के कुछ लोग ही लगा रहे हैं, और ये पूरे राज्य की आवाज नहीं है। जनता का फाइनल फैसला 23 मई को आना बाकी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पूजा मक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज पर हम आपकी चुनावी जानकारी को लगातार अपडेट करते रहते हैं, और इसीलिए देश हित में हम आपको कल यानी 13 अप्रैल की
बड़ी खबरें आज ही बता देते हैं। पीएम मोदी की चुनावी रैली सुबह 11 बजे तमिलनाडु के थेनी में होगी। दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के रामनाथपुरम में चुनावी सभा को फिर संबोधित करेंगे। 4:20 पर कर्नाटक के मैंगलोर में चुनाव प्रचार करेंगे। शाम 6:45 पर बेंगलुरु में पीएम मोदी की चुनावी रैली होगी। अमित शाह दोपहर 1:30 बजे बदायूं में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। अमित शाह कल दोपहर 3:15 बजे शाहजहांपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। शाम को 5 बजे यूपी के कानपुर में अमित शाह की चुनावी रैली होगी। मायावती भी एक्शन में होंगे। बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब देखिए आज के सुपरहिट वायरल बच्चन। जब आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार, हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। भाइयों और बहनों, जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हर देशवासी का हित भी सुरक्षित होगा, देश का भविष्य सुरक्षित होगा। मुझे खुशी है कि पूरा देश राष्ट्र रक्षा के लिए एक सुर में बात कर रहा है। ये चुनाव हमारा आपका है। इस बार चौकीदार की चौकी छीनने का काम हम लोग करेंगे। ये तो जान रहे हम और आप जो आप कह रहे हो, अगर आप जान रहे हो तो बताओ चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? ये चौकी छीनने का चुनाव है, अब बोलने का चुनाव नहीं बचा। जवानों की शहीदगी के 13वीं के दिन मोदी जी ने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया और हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बम गिराकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के टुकड़े टुकड़े कर वापिस आ गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, उसने आयुष्मान भारत लागू नहीं करने दिया, उसने किसान सम्मान निधि में सहयोग नहीं किया। हम देना चाहते हैं किसान के खाते में पैसा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में पैसा किसान के खाते में नहीं जा पा रहा है। कारण है यहां की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार का असहयोग।